हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने हमारी इकाई 8 जो कि ऊर्जा के अंतर्गत आती है उसको प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत हमने ऊर्जा की परिभाषा को समझा था। साथ ही साथ ऊर्जा कितने प्रकार की होती है और ऊर्जा का स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, इस सभी को हमने डिटेल में समझा था। साथ ही साथ जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, इनका अर्थ, परिभाषा, उदाहरण के साथ साथ इनके बीच में जो अंतर है उसको भी हमने विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम ऊर्जा दक्षता वाले टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि ऊर्जा दक्षता होती क्या है। लेकिन ऊर्जा दक्षता को समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं को जानना जरूरी है, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा क्या होती है। क्या होती है ऊर्जा सुरक्षा? ऊर्जा सुरक्षा वो चीज होती है कि आप ऊर्जा को सस्ती, सुंदर और टिकाऊ माध्यम से सबके लिए उपलब्ध करा सकें। वो क्या होता है? ऊर्जा की सुरक्षा होती है, अर्थात ऊर्जा सभी लोगों को सभी समय पर सही तरीके से उपलब्ध हो जाए, अर्थात सस्ती कीमतों पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता, अर्थात किसी बाध्यता के बिना सभी लोगों तक वह ऊर्जा आसान तरीके से पहुंच जाए, वही क्या कहलाती है? ऊर्जा की सुरक्षा कहलाती है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम कर ऊर्जा के नवीकरणीय विकल्पों पर विचार करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उनके भंडारण सीमित होते हैं। साथ ही साथ उनके रखरखाव में, उनके भंडारण में, उनके परिवहन में खर्चा बहुत अधिक होता है। साथ ही साथ उनके उपयोग में भी लागत बहुत ज्यादा होती है और उनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसलिए हमें क्या करना होगा? एक सस्ती, सुंदर, टिकाऊ ऊर्जा की ओर उन्मुख होना होगा। और सस्ती, सुंदर, टिकाऊ ऊर्जा कौन सी है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा। तो हमें जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनके विकल्पों पर विचार करना होगा। जब हम उन पर विचार करेंगे, उनका उपयोग करना प्रारंभ करेंगे, तभी तो हम सस्ती कीमतों पर सभी के लिए ऊर्जा उपलब्ध करा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं इनके भंडारण बहुत असीमित हैं। असीमित होने के कारण इनसे हम बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अधिक मात्रा में जब हम ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे तो जो सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या का बढ़ना, उसके लिए जनसंख्या जब बढ़ रही होती है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति भी हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से कर सकते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, इनके माध्यम से हम बढ़ती हुई जनसंख्या की ऊर्जा की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हमें बढ़ती हुई जनसंख्या की ऊर्जा की पूर्ति करना है तो उसके लिए हमें अत्यधिक खनन करना पड़ेगा, ऊर्जा स्रोतों का अत्यधिक दोहन करना पड़ेगा, जिससे इसके जो भंडारण हैं वह बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी या ऊर्जा के स्रोत नहीं बचेंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से जो निर्भरता हमारी ज्यादा है उसको कम कर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकल्पों पर विचार करते हुए उन पर निर्भरता को बढ़ाना होगा। इससे क्या होगी? सस्ती कीमतों पर सभी को निर्बाध ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यही क्या होती है? ऊर्जा सुरक्षा होती है। यहां से 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लेंदी प्रश्न नहीं होगा क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर दर्शित नहीं है। अगला होता है ऊर्जा का संरक्षण। संरक्षण मतलब उसे बचाना, अर्थात उसका गलत उपयोग ना हो, इसे बचाना ही क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम कर ऊर्जा की बचत करना क्या कहलाता है? ऊर्जा का संरक्षण कहलाता है। हो क्या रहा है? वर्तमान समय में ऊर्जा का जो उपयोग है बहुत गलत तरीकों से हो रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब ऊर्जा के माध्यम से विभिन्न तरीके से, चाहे कोयले के माध्यम से बिजली प्राप्त की जा रही हो या नदियों के माध्यम से बड़े बड़े बांध बनाकर फिर उससे जल ऊर्जा प्राप्त की जा रही हो, ऊर्जा से फिर बिजली बनाई जा रही हो, तो लोग क्या करते हैं? अपने घरों में उस बिजली का दुरुपयोग करते हैं। गांव स्तर पर देखें तो सबसे ज्यादा दुरुपयोग ग्रामीण स्तर पर ऊर्जा का या फिर एनर्जी का होता है। सही तरीके से देखें तो जो बिजली है उसे जब उपयोग हो, जितना उपयोग हो उतना ही हमें उपयोग करना चाहिए। लेकिन गांव पर हीटर लगाकर या फिर अनावश्यक रूप से बल्ब जलाकर उस जो हमारे पास बिजली उपलब्ध कराई जाती है उसका दुरुपयोग किया जाता है, जिससे जो बिजली का उत्पादन है वो तो सीमित मात्रा में हो रहा है, वह सीमित मात्रा में ही लोगों तक उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसका गलत उपयोग होने के कारण जो शहरी स्तर पर लोग उसका सही उपयोग करते हैं उनके लिए भी सही मात्रा में ऊर्जा या उनके लिए सही मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है।
इसी तरीके से बहुत अधिक कोयले का अनावश्यक उपयोग होने के कारण जंगलों का भी दोहन किया जाता है। तो हमें क्या करना होगा, जो ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग हो रहा है, जहां पर उसकी आवश्यकता नहीं है, वहां पर उस ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, उसे हमें कम करना होगा। साथ ही साथ हमें ऊर्जा की बचत करनी होगी। वही क्या कहलाता है, ऊर्जा का संरक्षण कहलाता है। और ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत ही आती है ऊर्जा दक्षता। ऊर्जा दक्षता क्या होती है? ऊर्जा का दक्ष तरीके से उपयोग करना, अर्थात जहां पर उपयोग नहीं है वहां पर उपयोग को बचाना, साथ ही साथ कम से कम ऊर्जा के माध्यम से अधिक कार्य करना, यही क्या कहलाती है, ऊर्जा दक्षता कहलाती है। किसी कार्य को पूर्ण करने में कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना, अर्थात ऊर्जा की बर्बादी को समाप्त कर उसका सही उपयोग करना ही क्या कहलाता है, ऊर्जा दक्षता कहलाता है। 3 नंबर में परिभाषा पूछी जा सकती है तो आपको ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, इनमें अंतर पता होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का ही ये क्या है, एक साधन है। तो ऊर्जा दक्षता किसके अंतर्गत आता है, ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं कि ऊर्जा दक्षता की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। क्यों कहा जाता है कि ऊर्जा को हम कम से कम उपयोग करें और अधिक से अधिक कार्य करें, जब ऊर्जा हमारे पास बहुत ज्यादा उपलब्ध है। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा जो है यदि हम नवीकरणीय माध्यमों से, स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसके तो भंडारण असीमित हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तकनीकी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है कि हम जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उसके माध्यम से बहुत ज्यादा ऊर्जा को उत्पन्न कर सकें। इसीलिए हम अभी भी परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर डिपेंडेंट हैं। और यदि हम सही तरीके से उस ऊर्जा स्रोतों का उपयोग नहीं करेंगे, उस ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे, अनावश्यक उसकी बर्बादी करेंगे, अधिक से अधिक ऊर्जा का उपयोग करके कार्य करेंगे, तो उससे इनके भंडारण क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर डिपेंडेंसी ज्यादा होने के कारण इनका उपयोग अधिक करने से पर्यावरण प्रदूषण भी होगा। तो अब हमें आवश्यकता क्यों पड़ी ऊर्जा दक्षता की, तो इसमें देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु, अर्थात हमने देखा है कि कम ऊर्जा से अधिक कार्य करना। जब आप ऊर्जा का कम उपयोग करेंगे, ऊर्जा की बचत करेंगे, तो उससे आप क्या करेंगे, उस ऊर्जा को सही तरीके पर, सही जगह पर लगा पाएंगे। इससे क्या होगा, जो आप परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, उसके उपयोग से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वह क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिससे उनके दहन से जो ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो ये जो गैसें होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी होती हैं, वह क्या हो जाएंगे, उनका उत्सर्जन कम हो जाएगा, जिसके माध्यम से ग्रीन हाउस प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमी आ जाएगी। और इसकी कमी आने से जो वायुमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है, वह भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिजली की खपत कम करने हेतु हो क्या रहा है कि लोग ऊर्जा का उपयोग अधिक कर क्या कर रहे हैं, बिजली की खपत भी अधिक कर रहे हैं। अब जब बिजली की खपत अधिक होगी तो बिजली बनानी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। इसके माध्यम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, बहुत ज्यादा कोयले का उपयोग किया जाता है, जिससे भी ये जो ऊर्जा संसाधन हैं इनका दोहन हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, बिजली की खपत को कम करने के लिए हमें ऊर्जा दक्षता को अपनाना होगा। सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, ताकि हम ऊर्जा का उपयोग आने वाले समय में भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी लगातार कर सकें, सही तरीके से हम विकास की दर जो है हमारी बनी रहे और पर्यावरण प्रदूषण भी ना हो, इसके लिए भी हमें ऊर्जा दक्षता की आवश्यकता है। देशों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यदि आप ऊर्जा का अधिक उपयोग करेंगे, दक्षतापूर्ण तरीके से ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप अधिक से अधिक जो खर्च है वह ऊर्जा के संसाधनों के दोहन में लगा देंगे, जिससे किसी भी देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। तो यदि आपको देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है तो उसके लिए भी आपको ऊर्जा की दक्षता की आवश्यकता है। जीवन स्तर में सुधार एवं पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, जीवन दक्षता में सुधार, यदि आप बिजली का सही उपयोग करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा पहले 100 वाट के बल्ब लगाए जाते थे, ऐसे जो टंगस्टन के वो रहते थे, ऐसे बल्ब आते थे, 100 वाट के, 200 वाट के, इस तरीके के बल्ब आते थे। वो क्या करते थे, 100 वाट की ऊर्जा में आपको प्रकाश उपलब्ध कराते थे। लेकिन हमने नवीन तकनीकी के आविष्कार से हमने क्या, पहले हम LCD बल्ब लेके आए, फिर हम LED बल्ब लेके आए, फिर ऐसे कुछ ट्यूबलाइटें आने लगी थी जिन्हें LED बल्ब कहा, LCD कहा जाता था। फिर अब धीरे धीरे आपने देखा होगा ऐसे कुछ ऐसे
ऐसे बिंदु रहते हैं, एलसीडी के रूप में लगे होते हैं और एक प्लेट होती है जिसके माध्यम से ऊर्जा या प्रकाश हमें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और इसके लिए हमें ऊर्जा बहुत कम लगती है। तो ये क्या हो रहा है, ऊर्जा दक्षता ही तो हो रही है कि कम से कम ऊर्जा से हम अधिक से अधिक उसका उपयोग कर पा रहे हैं, अर्थात अधिक से अधिक हम कार्य कर पा रहे हैं। तो इस तकनीकी के विकास से हमारे जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है, हम ऊर्जा का सही उपयोग कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो इनसे पर्यावरण प्रदूषित होता था, क्यों? क्योंकि इनके लिए आपको 100 वाट की आवश्यकता होती थी, अब इसके लिए आपको मान लीजिए 2 वाट या 5 वाट की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपके लिए जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, स्रोत हैं, उनका दोहन कम करना पड़ रहा है, उनसे ऊर्जा का उत्पादन कम करना पड़ रहा है और उनके दहन से जो पर्यावरणीय प्रदूषण गैस होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उनका उत्पादन भी कम हो रहा है। तो इन चीजों के रखरखाव के लिए, इन चीजों की सुरक्षा के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा दक्षता की आवश्यकता है। लाभ क्या होंगे? तो जिन चीजों के लिए हमें ऊर्जा दक्षता की आवश्यकता थी, वही चीजों में लाभ हमें मिल जाएंगे। जैसे कि जब हम ऊर्जा दक्षता को अपनाते हैं तो उससे प्रदूषक तत्वों को नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है, क्योंकि जो प्रदूषणकारी गैसें होती हैं उनके उत्खनन में या उनके उत्पादन में कमी आ जाती है। आप बिजली खर्च में भी कमी लाने में सहायक होता है, आप कम से कम बिजली को जलाएंगे, अर्थात पहले 100 वाट का बल्ब, 200 वाट के बल्ब, ऐसे कई बल्ब लगे होते थे जिससे बहुत ज्यादा बिजली का दोहन होता था, जिसका खर्च आपके जेब पर भी पड़ता था, आर्थिक रूप से तंगी आती थी। लेकिन अब एलईडी बल्बों की सहायता से अब आपकी ऊर्जा की खपत भी कम होती है, प्रकाश भी आपको 2 गुना या 3 गुना मात्रा में मिलता है और आपके जेब पर खर्च भी नहीं पड़ता है। बचत बढ़ाने में, निवेश बढ़ाने में सहायक है। प्रतिस्पर्धा, उत्पादन, गुणात्मक स्तर आदि में वृद्धि कर लाभों के संचयन में भी सहायक है। जब आप ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करने लगेंगे तो इससे उद्योगों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, उत्पादन में भी वृद्धि होगी और गुणात्मक स्तर पर भी वृद्धि होगी। इसके माध्यम से क्या होगा? बहुत अधिक लाभ भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ सतत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी ऊर्जा दक्षता लाभकारी है, आवश्यक है। तो क्लियर है? इस तरीके से यदि ऊर्जा दक्षता आपसे पूछा जाता है तो ऊर्जा दक्षता क्या है, तो ऊर्जा दक्षता की परिभाषा, ऊर्जा दक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी और ऊर्जा दक्षता के लाभ क्या हैं, ये चीजें आप लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भारतीय प्रयास क्या क्या किए गए। आखिर भारत ने किस तरीके से कार्य किया है ताकि ऊर्जा का सही उपयोग हो, कम से कम ऊर्जा से आप अधिक से अधिक कार्य कर पाएं और ऊर्जा की बचत कर पाएं। तो इसके लिए आखिर सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए हैं, मैं आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम हम पढ़ने वाले हैं वह कार्यक्रम आपसे 5 नंबर और 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहां से जो प्रश्न है यह 11 नंबर में एक प्रश्न बन सकता है कि ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भारतीय प्रयास को स्पष्ट कीजिए या भारतीय प्रयास का वर्णन कीजिए या भारतीय प्रयास पर टिप्पणी कीजिए। तो इस तरीके का आपका 11 नंबर का प्रश्न बन सकता है। लेकिन आने वाले जो बिंदु हैं वहां से आपके 5 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। भारत में नागरिकों को विश्वसनीय, किफायती, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लक्ष्य में अनेक सराहनीय प्रयास किए गए हैं। कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? जैसे कि सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 लाया गया। क्या लाया गया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की मांग है, जो बढ़ रही मांग है, उसे कम करना, अर्थात कम ऊर्जा से अधिक उत्पादन हो सके, इस तरीके की रणनीति बनाना। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की मांग को कम करना। महत्व क्या क्या है? इसका महत्व है कि यह ऊर्जा संरक्षण हेतु कई कार्यों के लिए एक नियामकीय अधिदेश प्रदान करता है। क्या करता है? नियामकीय अधिदेश, एक नियम बनाता है और अध्यादेश के माध्यम से उसे प्रदान करता है कि आपको ये कार्य करना होंगे। इसके क्रियान्वयन हेतु 2002 में केंद्रीय स्तर पर एक वैधानिक निकाय के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे संगठन हैं
बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका क्रियान्वयन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ही किया जाता है, उन्हें हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 2002 में की गई थी और किसके तहत की गई थी? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। यदि हम इसकी विशेषता की बात करें तो यह एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है। सांविधिक या वैधानिक निकाय क्या होते हैं? जिन्हें विधान के आधार पर संसद में पेश करके बनाया जाता है। किसके आधार पर? विधान के आधार पर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक होते हैं संवैधानिक और एक होते हैं सांविधिक। संवैधानिक जब संविधान में संशोधन करके कोई नियम लाया जाए तो उसे संवैधानिक कहते हैं, और सांविधिक या वैधानिक क्या होते हैं? जिन्हें विधान बनाकर लाया जाए, जिनके लिए अलग से एक विधान की आवश्यकता होती है, संसद द्वारा उसे पास किया जाता है, वह होते हैं वैधानिक। तो ये क्या है? सांविधिक या वैधानिक निकाय है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अंतर्गत कार्य करता है? विद्युत मंत्रालय के अधीन। उद्देश्य क्या है? ऊर्जा दक्षता, उपकरणों, संसाधनों के मानकीकरण, दक्षता में सुधार और स्थायी विकास को प्रोत्साहन देना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। क्या क्या हैं? ऊर्जा दक्षता उपकरणों, संसाधनों के मानकीकरण और दक्षता सुधार में स्थायी विकास को प्रोत्साहन देना। ये इसके क्या हैं? उद्देश्य हैं। कार्य क्या करता है? तो विशिष्ट ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता का विकास करता है। अर्थात किस आधार पर जो भवन है, जो बड़े बड़े उद्योग खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा है, उनका निर्माण किस तरीके से किया जाए कि उनमें कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता हो। अर्थात दिन के समय आपको प्रकाश ना जलाना पड़े, लाइट ना जलाना पड़े, या फिर बिजली का उपयोग ना करना पड़े, अर्थात सूर्य के प्रकाश से ही इसका उपयोग हो जाए। साथ ही साथ सूर्य प्रकाश का उपयोग आप रात में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कर सके। तो इस तरीके से इनके लिए कुछ मानक निर्दिष्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? विशिष्ट ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता का विकास करता है। विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंडों का विकास करता है। इसमें कुछ मानदंड दिए गए हैं जिसके माध्यम से ऊर्जा खपत का निर्धारण किया गया है कि आप कितनी ऊर्जा का खपत किन किन मानदंडों के आधार पर कर सकते हैं। अनिवार्य ऊर्जा संपरीक्षा का तरीका और समय निश्चित करना, साथ ही साथ अनुसंधान एवं विकास संवर्धन का कार्य करना, इसके अंतर्गत ये कार्य किए जाते हैं। तो यह प्रश्न ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से यह प्रश्न आपको लिखना है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, इसमें विशेषता क्या है, ये सांविधिक है कि वैधानिक है कि संवैधानिक है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या है। अब बात कर लेते हैं हम मानकीकरण एवं लेवलिंग कार्यक्रम। यह भी किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 18 मई 2006 में इसका प्रारंभ किया गया था। विशेष क्या है? तो इसके तहत एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन, कलर टेलीविजन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, घरेलू गैस स्टोव आदि के मानक निर्धारित और लेवलिंग का कार्य किया जाता है। मतलब इनके मानक निर्धारित किए जाते हैं कि यह किस स्तर पर पर्यावरण का प्रदूषण करते हैं, किस स्तर पर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस लेवलिंग के आधार पर जो मानक होते हैं, इनके मानक के आधार पर इनकी लेवलिंग की जाती है। तो इसका कार्य कौन करता है? मानकीकरण एवं लेवलिंग कार्यक्रम करता है। यह 11 उपकरणों पर लागू किए गए हैं, जिसमें से जो 8 उपकरण हैं वह अनिवार्य हैं, इन पर किया ही जाएगा, और जो 13 उपकरण हैं वो स्वैच्छिक होते हैं, वह कंपनी के ऊपर निर्भर करते हैं। यह उपभोक्ता को ऊर्जा बचत के बारे में एक अधिसूचना विकल्प प्रदान करता है, एक अधिसूचित विकल्प देता है। वह बताता है कि इससे ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी और इन चीजों का उपयोग करने से कम ऊर्जा की खपत होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से लेवलिंग करता है, इस तरीके से मानक निर्धारण करने का कार्य करता है। फिर आता है ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। इसका विकास 2007 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा नए व्यावसायिक भवनों हेतु किया गया था। तो जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है उसने व्यावसायिक भवनों हेतु इसका निर्माण किया था। किसका? ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का। कब किया था? 2007 में। यह वाणिज्यिक भवनों हेतु न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है कि कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके किस तरीके से भवन को प्रकाशमान रखा जाए या इसका संचालन किया जाए, इसका निर्माण किया जाए। इसमें संशोधन 2017 में किया गया। फिर आता है राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन। राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन का प्रारंभ मार्च 2012 में किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय जो मिशन चलाए जा रहे थे, उन 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन है। कौन सा? राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन। अर्थात ऊर्जा का उन्नत तरीके से आप दक्षता के साथ किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है?
पारिस्थितिकी स्थिरता के साथ विकास करना, अर्थात पारिस्थितिकी स्थिरता बनी रहे, अर्थात जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनका अधिक से अधिक दोहन ना हो, वृक्षों का कटाव अधिक से अधिक ना हो, पारिस्थितिक संतुलन बनी रहे और इस स्थिरता के साथ ही हम विकास की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाते रहें। बड़ी ऊर्जा खपत करने वाले उद्योगों में ऊर्जा खपत में कमी लाना, जिन उद्योगों में बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है उनमें इस तरीके के उपकरणों को लगाना जिससे उस ऊर्जा खपत में कमी हो सके। ऊर्जा को प्रोत्साहन करना, ऊर्जा कुशल उपकरणों पर करों को कम करना, जो ऊर्जा के लिए सहायक उपकरण हैं उन पर कम से कम टैक्स वसूलना, अर्थात टैक्स की दर को कम करना, यह इसके अंतर्गत उद्देश्य रखे गए थे। फिर है फेम इंडिया योजना। फेम इंडिया योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण में ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना, अर्थात फेम इंडिया योजना के तहत जो प्रदूषण नियंत्रण में जो ग्रीन हाउस गैसों का योगदान होता है, अर्थात जो प्रदूषण फैलाती हैं उनमें धीरे धीरे कमी लाना और प्रदूषण को नियंत्रित करना। इस योजना में 4 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं? एक है प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी का विकास इस तरीके से करना है ताकि पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा ना हो, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन ज्यादा ना हो। पायलट प्रोजेक्ट, चार्जिंग स्टेशन और बुनियादी ढांचे और मांग निर्माण। ध्यान रखिएगा, फेम इंडिया योजना के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं इनके उपयोग पर ज्यादा बल दिया गया था। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की गई है और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है कि जो बैटरी आधारित वाहन होते हैं उनके लिए सही जगह पर चार्जिंग की व्यवस्था भी की जाए। इसमें बिजली से चलने वाले सार्वजनिक परिवहनों सेवाओं पर जोर दिया गया फेम इंडिया योजना के तहत, अर्थात इस पर बहुत ज्यादा वर्क भी किया जा रहा है। इसके माध्यम से अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पहले सिर्फ बाइकें आती थीं, अब धीरे धीरे जो 4 व्हीलर हैं, जो भारी वाहन हैं, वह भी बैटरी से चलने वाले वाहन बनने लगे हैं, अर्थात बैटरी से चलने वाले वाहनों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से जब हम ऊर्जा की खपत करते हैं, चाहे वह बिजली का करें, चाहे हम पेट्रोल की करें, चाहे हम कोयले की करें, किसी की खपत, उसकी खपत में क्या आ जाए, धीरे धीरे कमी आ जाए। क्लियर है? राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम, इसकी स्थापना 5 जनवरी 2015 में की गई थी और इसका उद्देश्य था कि देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। इसके लिए क्या क्या किया गया है, तो 3.5 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह LED लाइटों को लगाया गया है। पहले जो पारंपरिक ट्यूबलाइटें लगाई जाती थीं, जो कि ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग करती थीं, बिजली का सबसे ज्यादा उपयोग करती थीं, उनकी जगह पर अब जो स्ट्रीट लाइट जो रोडों पर लगाई जाती हैं, चाहे ग्रामों में हो चाहे रस्तों पर हो, उनमें अब LED जो बल्ब होते हैं, जो कम से कम एनर्जी का उपयोग करके, कम से कम बिजली का उपयोग करके अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनको उनकी जगह पर लगाया गया है। महत्व क्या है? इस योजना के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रति वर्ष अनुमानतः 4.80 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी करने में सफलता मिली है। कैसे मिली है? क्योंकि आपको पता है कि बिजली के लिए हमें कहां पर डिपेंडेंस रहना पड़ता है, हमें डिपेंड रहना पड़ता है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर, जिसमें हम कोयले के माध्यम से या बड़ी जल विद्युत जो परियोजनाएं होती हैं उनके माध्यम से हम बिजली का उत्पादन करते हैं। यदि आप बड़े बड़े बल्बों का, बड़े बड़ी ट्यूबलाइटों का उपयोग करेंगे जो बिजली का अधिक से अधिक क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन करना होगा। लेकिन आप इस तरीके के LED बल्बों का उपयोग करें जो कम से कम बिजली का उपयोग करके अधिक से अधिक प्रकाश दें, तो उसके लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता भी कम पड़ेगी, और जब आपको ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ेगी तो आप कोयले का दोहन भी कम करेंगे, जिससे कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में भी क्या आएगी, कमी आएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी गैसें होती हैं, उनकी मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, इसका पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। यह किसानों को उनके कृषि पंपों का सौर्यीकरण करके स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाने की एक पहल है। क्या होता है कि जो किसान होते हैं वह अपनी सिंचाई के लिए या तो डीजल पंपों का उपयोग करते हैं या फिर बिजली पंपों का उपयोग करते हैं। अब जब डीजल या बिजली पंपों का उपयोग करेंगे तो इसमें 2 चीजें होती हैं। बिजली में उनको सब्सिडी दे दी जाती है। जब उन्हें बिजली में सब्सिडी दे दी जाती है तो वह फिर खुला पानी देते हैं और उसमें उनकी मोटर जो होती है या जो पंप होते हैं वो
अनियंत्रित तरीके से चलते रहते हैं, अर्थात वह बिजली का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। तो सरकार ने इसके लिए एक योजना लेके आए हैं कि इनके जो पंप हैं वह अब सौर्यकरण से चलें, अर्थात जो बोरवेल में पंप लगाए जाएं वह उन्हें सौर तख्तियां प्रदान कर दी जाएं जो दिन में सूर्य के प्रकाश से चार्ज हो जाएं और रात में वह उसका उपयोग बिजली के तौर पर कर पाएं, जिससे प्रकाश भी उत्पन्न हो, साथ ही साथ उनके जो पंप हैं वह भी चलने में सहायक हों। इसकी घोषणा 2018-19 में की गई थी एवं दिशा निर्देश की तैयारी जुलाई 2019 में की गई है। राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलन मिशन योजना, कौन सी योजना? राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना। इसका प्रारंभ 2013 में किया गया था। उद्देश्य था इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना, अर्थात जो रास्ते पर आपके पेट्रोल के आधार पर, पेट्रोलियम आधार पर वाहन चलते हैं, चाहे डीजल चलित वाहन है चाहे पेट्रोल चलित वाहन है, दोनों ही वाहन क्या करते हैं? अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करते हैं। यह कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न करते हैं, जिसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण होता है, लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, साथ ही यह ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं वह ना तो ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ना ही पर्यावरण प्रदूषण करते हैं, और ना ही इनकी गति तेज होती है जिसके माध्यम से एक्सीडेंट की संभावना बन सके। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस मिशन के तहत इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह भारत सरकार द्वारा नीति प्रभावित का उपयोग कर तैयार की गई है। फिर है उजाला योजना। उजाला योजना का प्रारंभ 1 मार्च 2015 में बचत लैंप योजना के स्थान पर किया गया है। पहले बचत लैंप योजना चल रही थी, उसके स्थान पर अब उजाला योजना को 1 मार्च 2015 में प्रारंभ किया गया है। इसका ध्येय वाक्य है प्रकाश पथवे टू लाइट। क्या है? प्रकाश पथवे टू लाइट। उद्देश्य है सरकार द्वारा चुनिंदा शहरों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्बों का वितरण करना। जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर सस्ती दरों पर एलईडी बल्बों का वितरण करना, ताकि जो परंपरागत लाइटों का उपयोग लोग कर रहे हैं उनके स्थान पर वह एलईडी बल्बों का उपयोग कर पाए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो एलईडी बल्ब होते हैं इनकी कॉस्ट क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है। जब ये आप खरीदने के लिए जाते हैं तो 200, 300, 250 इस तरीके के रुपए में मिलते हैं, और जो साधारण बल्ब होते हैं जो ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं वह 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए ऐसे मिल जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इनकी जगह किसको लगाते हैं? बड़े बल्बों को लगाते हैं। इसलिए सरकार ने उजाला योजना के तहत एक योजना बनाई कि जो एलईडी बल्ब हैं यह कुछ चुनिंदा शहरों में सस्ती कीमतों पर लोगों को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि लोग जो परंपरागत लैंपों का उपयोग कर रहे थे, परंपरागत बल्बों का उपयोग कर रहे थे, वह उनके स्थान पर अब एलईडी बल्बों का उपयोग करने लगे और उनके जेबों पर भी ज्यादा खर्चा ना पड़े। इसकी सफलता सुनिश्चित करने हेतु 2017 में मलेशिया सरकार के साथ एलईडी आपूर्ति का समझौता भारत सरकार ने किया कि आप हमारे लिए एलईडी की आपूर्ति करिए। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उजाला योजना के तहत 2017 में भारत सरकार ने एलईडी आपूर्तिकर्ता के लिए किस देश के साथ समझौता किया था? तो किसके साथ किया था? मलेशिया के साथ किया था। फिर है उन्नति योजना। इसका प्रारंभ 2019 में किया गया था। यह भारत में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने हेतु जारी किए गए राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेजों का एक समूह है। इसमें 2023 तक ऊर्जा बचत हेतु रणनीति तैयार की गई है। फिर कुछ पोर्टल भी लागू किए गए हैं भारत सरकार की ओर से, जिन्हें मोबाइल एप्लीकेशन भी कहा जाता है, जैसे कि गर्व ऐप। ये 3-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि गर्व ऐप किससे संबंधित है, तरंग ई तरंग ऐप किससे संबंधित है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए इनको ध्यान रख के चलिएगा। गर्व ऐप दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन ये लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा। ई तरंग ऐप ये प्रेषण यंत्र की रियल टाइम स्टेट्स के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रेषण यंत्र जो होते हैं उनके लिए इसे लॉन्च किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि ऊर्जा दक्षता के लिए आखिर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए हैं। हमने ये तो देख लिए कि ऊर्जा दक्षता हेतु भारत ने क्या क्या प्रयास किए, लेकिन ऊर्जा टॉपिक जुड़ा हुआ है, उसमें ये तो नहीं दिया गया कि ये भारत के सापेक्ष में पूछा जाएगा, कि विश्व के सापेक्ष में पूछा जाएगा, कि मध्य प्रदेश के सापेक्ष में पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के सापेक्ष में तो बता दिया गया है कि जो प्रथम प्रश्न पत्र खंड बा है वहां पर उन्होंने पूछ लिया है, लेकिन वर्ल्ड और भारत के विषय में तो बात नहीं की गई। तो यहां पर हम दोनों को लेके चलेंगे। तो जिस तरीके से हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा कि भारत सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं, उसी तरीके से हम विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का नाम आता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना
1974 में की गई थी। और क्यों की गई थी? क्योंकि 1973 में जो तेल संकट आया था वैश्विक स्तर पर, उसके बाद उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। कब? 1974 में। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह एक स्वायत्त अंतः सरकारी, क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। अच्छा, सरकार से अलग एक संगठन है। वर्तमान सदस्य कितने हैं इसके? 30 हैं। और भारत 2017 में इसका सदस्य बना हुआ है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 से पहले भारत इसका सदस्य नहीं था। तो कब बना है? 2017 में इसका सदस्य बना है। इसके लक्ष्य हैं कि सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। अर्थात जो इसके सदस्य देश हैं उनके लिए सस्ती, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा, जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, इस प्रकार की ऊर्जा उपलब्ध कराना है। भारत ने जनवरी 2021 में ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग हेतु IEA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है? 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया है। किस क्षेत्र में किया है? ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग हेतु, कि आप रणनीति के माध्यम से नवीन तकनीकी हमें उपलब्ध कराएं, जिसके माध्यम से हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को बढ़ा सकें और उनसे अधिक ऊर्जा उत्पादन कर सकें। फिर है ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम। यह भी वैश्विक स्तर पर चलाया जा रहा है। इसका प्रारंभ नवंबर 2017 में किया गया था। यह IEA का ही कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सतत ऊर्जा उत्पादन एवं उसके उपयोग की दिशा में वैश्विक संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए और सरकारों को स्वतंत्र एवं अत्याधुनिक समर्थन प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। अर्थात जो वैश्विक स्तर पर देश हैं उनके लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो सके और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके और वह ऊर्जा विश्वसनीय हो, इस माध्यम से कार्य करने हेतु इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। मिशन इनोवेशन, इसकी घोषणा 30 जनवरी 2015 को पेरिस समझौते के तहत की गई, पेरिस समझौते से पृथक की गई थी। अर्थात पेरिस समझौते के तहत पर्यावरण संरक्षण की बात की गई थी, लेकिन उससे पृथक मिशन इनोवेशन की घोषणा की गई थी। कब? 30 जनवरी 2015 को। यह 24 देशों और यूरोपीय संघ के वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक पहल है। किसमें पहल है ये? स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए। अर्थात इसके माध्यम से जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, इन पर निर्भरता, इनमें तकनीकी हस्तांतरण और तकनीकी में क्या इनोवेशन हो सकते हैं, इस दिशा में पहल की गई है। भारत इसके सदस्य देशों में से एक है, मतलब जो इसके सदस्य देश हैं उसमें भारत भी शामिल है। उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को संतोषजनक स्तर तक बढ़ावा देना। जो सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश है उसको संतोषजनक स्तर पर क्या देना? बढ़ावा देना। निजी क्षेत्र की संलग्नता और निवेश में वृद्धि करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ये क्या है? इसके उद्देश्य हैं। ध्यान रखिएगा उद्देश्य कौन कौन से हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा के क्षेत्र में नए इनोवेशन हो, ठीक है, नई तकनीकों की खोज हो, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश समृद्ध हैं उनके माध्यम से जो देश कमजोर हैं उनको क्या देना? सहायता देना, तकनीकी हस्तांतरण करना, ताकि वह नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों पर अपनी जो निर्भरता है उसको बढ़ा सकें और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से अपनी निर्भरता को कम कर सकें। पेरिस समझौता तो यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ध्यान रखिएगा, अर्थात इसके तहत जो भी बातें कही गई हैं उनको मानने के लिए बाध्य किया जाता है और जो नहीं मानते हैं उन पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। और एक किस स्तर की संधि है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संधि है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? इसका लक्ष्य रखा गया है कि पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम, अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। अर्थात जो देश हैं वह अपने विकास की प्रक्रिया को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। उद्योगों के माध्यम से अधिक परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा स्रोत है, उनका दोहन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं उनका उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। उसको नियंत्रित करने के लिए पेरिस समझौता किया गया है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर कानूनी और बाध्यकारी रूप से अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके तहत कहा गया है कि जो पूर्व औद्योगिक स्तर है उसके तहत 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्पादन है उसको कम किया जाए। भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा तीव्रता को 2005 की तुलना में 33 से 35%
कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अर्थात भारत ने यह कहा है कि हम जो ऊर्जा की आवश्यकता है हमारी, उसको हम 33 से 35% तक कम कर देंगे 2030 तक। ध्यान रखिएगा, 2005 की तुलना में, मतलब जो 2005 में हमारी आवश्यकता थी उसकी अपेक्षा इतनी कम कर देंगे। मतलब समझ सकते हो आप कितनी ऊर्जा कम करने की बात की गई है। अब ये कैसे होगी? तो यह होगी ऊर्जा दक्षता के माध्यम से। जब हम ऊर्जा का दक्ष तरीके से उपयोग करेंगे, कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके अधिक से अधिक हम आउटपुट देंगे, अधिक से अधिक कार्यों का निर्वहन कर पाएंगे, तभी हम कम ऊर्जा में अच्छे से उत्पादन कर पाएंगे और अपनी विकास की प्रक्रिया की जो दर है उसको तीव्र बनाए रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो वैश्विक स्तर पर हैं वह भी प्रयास किए गए हैं ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में, और भारतीय स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊर्जा दक्षता एक टॉपिक विस्तृत है। इस पर आपके 11 नंबर के, 5 नंबर के, 3 नंबर के सभी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। सिलेबस के अंतर्गत जितनी भी चीजें थी उन्हें हमने कवर करने का प्रयास किया। आई होप इसके अलावा आपसे कोई और प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा और अच्छे से इस पर लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।